कांग्रेस बोल रही है, हाँ कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। कौन जवाब देगा? कौन जवाब देगा? गृह मंत्री जी जवाब देंगे। इन्होंने 2000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को मार डाला। इन्होंने छोटे छोटे बच्चों की जो है वो जिंदगियां ले ली, वहां पे नरक बना दिया। इन्होंने तीन पीढ़ियां ये जो है नक्सलवाद की जो आग में है, जो इन्होंने झोंक दी। और जब इसके अंधेरे में पूरी तरह से जो ये क्षेत्र है जो डूब गए, जिन छोटे छोटे बच्चों के हाथ में लैपटॉप और कलम होनी चाहिए थी, उनके हाथों में इन्होंने बंदूकें दे दी। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जब पूरी तरह से उनका भविष्य खत्म कर दिया तो पूरी तरह से अंधकार में तो अपना हाथ झटक लिया इनको रेड कॉरिडोर बोल के। वे अभी भी ये सोच रहे हैं कि पीआर, नैरेटिव चेंज और पालतू मीडिया के सहारे एक बार फिर उनकी नैया पार हो जाएगी। परसों शिक्षा मंत्री जी ने शर्मनाक परिस्थितियों में अपना इस्तीफा दिया और कल यहीं मकर द्वार पर मेरे सत्ता पक्ष के सांसदों ने जिंदाबाद के नारे चिल्लाते हुए माध्यम से मैं हमारे गृह मंत्री जी को, हमारी सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। ये संकल्प सिद्ध करने के लिए उनकी बहुत सराहना करती हूं। अध्यक्ष महोदय, 1967 में ये छोटी सी चिंगारी माओवाद की उठी थी। उस वक्त अगर कांग्रेस सरकार चाहती तो इसको उसी वक्त दबा सकती थी, लेकिन उन्होंने क्या किया? उल्टा उन्होंने आदिवासी लोगों को जो है वो सौतेला ट्रीटमेंट दिया। उनके बीच में जो एक वैचारिक दूरियां थी उनको कभी भी उन्होंने खत्म नहीं किया। और जब ये माओवाद की समस्या हम उनके सामने आई तो जैसे मेरे भाई संबित पात्रा ने पूरे देश के सामने आज बताया कि सोनिया जी और राहुल गांधी जी की वामपंथी सरकार प्लस उनके वामपंथी सलाहकार प्लस उनके जो वामपंथी मित्र और ये वामपंथी टेररिस्ट और इनको जो भी जितने भी फंडिंग होती थी, जो भी इनके हथियार होते थे, गोला बारूद होते थे, वो उन लोगों से आते थे जिनके साथ ये कांग्रेस की सरकार उठती बैठती थी। तो हम लोग क्या अपेक्षा कर सकते हैं? क्या कोई समझौता इनके बीच और वामपंथी उग्रवादियों के बीच हो सकता था? नहीं हो सकता था। और उसका क्या परिणाम हुआ कि ये जो वामपंथी उग्रवादी हैं ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। इन्होंने खून की नदियां बहा दी, इन्होंने 16,000 से ज्यादा अटैक किए, इन्होंने 2000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को मार डाला, इन्होंने छोटे छोटे बच्चों की जो है वो जिंदगियां ले ली, वहां पे नरक बना दिया। इन्होंने तीन पीढ़ियां ये जो है नक्सलवाद की जो आग में है, जो इन्होंने झोंक दी। और जब इसके अंधेरे में पूरी तरह से जो ये क्षेत्र है जो डूब गए, जिन छोटे छोटे बच्चों के हाथ में लैपटॉप और कलम होनी चाहिए थी, उनके हाथों में इन्होंने बंदूकें दे दी। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जब पूरी तरह से उनका भविष्य खत्म कर दिया तो पूरी तरह से अंधकार में तो अपना हाथ झटक लिया इनको रेड कॉरिडोर बोल के, नो गो जोन बोलकर जो है पूरे देश में बदनाम कर दिया। हम भी फिल्म इंडस्ट्री में हम सोचते थे कि इतने अच्छे जंगल हैं, वहां जाके कोई गांव की शूटिंग करते हैं, अच्छा कोई गाना बनाते हैं, लेकिन उस टाइम की जो व्यवस्था है वो क्या कहती थी? अरे ये जो आदिवासी लोग हैं ये बड़े ही उग्र होते हैं, ये देश के साथ नहीं रहना चाहते, वहां शूटिंग मत करिए। खुद की असफलता छुपाने के लिए इन्होंने पूरे देश से जो है आदिवासी समाज को इन्होंने आइसोलेट कर दिया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि रात चाहे कितनी भी लंबी हो वो रात ही है, सवेरा होना निश्चित है। और 2014 में जब प्रधानमंत्री जी की सरकार आई और आज हम देखते हैं कि उन्होंने एक आदिवासी महिला को जो है वो राष्ट्रपति बनाया, उन्होंने हमारे सुरक्षा बलों को जो है वो सशक्त किया और उनको सशक्त करने के बाद उन्होंने वो रेड कॉरिडोर, वो भयानक नो गो जोन को जो है वापस लिया, वहां पे संविधान स्थापित किया। अध्यक्ष महोदय, मैं एक नई सांसद हूँ, मुझे 2 मिनट दीजिए। और खैर प्रधानमंत्री जी ने क्या विकास किया वहां पर, चाहे वो घर बनवाए हो, चाहे वो
नल लगवाए हो, चाहे वो 70 लाख महिलाओं को 1000 की मदद की हो, 21 किश्तों में 13,000 करोड़ दिए हो, या वहां पर जो है जितने भी काम किए हो वो मैं अगर शुरू कर दूं तो आज दिन से रात और रात से फिर दिन हो जाए, तो उसमें मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि जो वहां पे डिजिटल पेमेंट्स हुई हैं उनका मैं बहुत ही ज्यादा सराहना करती हूं। उससे जो नक्सलियों का जो वित्तीय नेटवर्क है वो टूटा है, जो वो वसूली का काम करते हैं वो टूटा है, जिससे वो खोखले हुए हैं। उसके साथ में सबसे सराहनीय काम जो किया है वो मैं कहूंगी विकास और विश्वास के साथ जो हमारी सरकार ने इसको जोड़ा है। उसके उपरांत जो है उन्होंने जो समर्पण की नीति अपनाई है, 8000 से ज्यादा युवा जो हैं वो समर्पण कर कर मुख्य धारा से जुड़े हैं, उनको 5 लाख की राशि और उनको रोजगार दिया जा रहा है। महोदय जी, मेरे पास कहने के लिए तो बहुत है, लेकिन मुझे बहुत ही कम समय मिल रहा है। सदन के पास समय नहीं है। इस तरह की नीति हमने दोगो में भी अपनाई है और वहाँ भी बोडो में, आसाम में भी 10,000 से ज्यादा लोगों ने समर्पण किया है। और मैं अंत में अध्यक्ष महोदय जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि गृह मंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में यह संदेश दिया है कि ये देश बंदूक की नोक से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश जनता के विश्वास से चलेगा। फिर से मैं अपनी सरकार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। क्या आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं? हाँ, कांग्रेस बोल रही है। हाँ, कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। कौन जवाब देगा? कौन जवाब देगा? गृह मंत्री जी जवाब देंगे। किसने ऑर्डर दिया? किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया? आपके माध्यम से मैं पूछती हूं अध्यक्ष महोदय, किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे? पूरा देश पूछ रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है। अध्यक्ष महोदय, देश के माता पिता पूछ रहे हैं, छात्र पूछ रहे हैं, अध्यापक पूछ रहे हैं, पूरा देश आज ये पूछ रहा है। और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस सवाल का जवाब दें। क्यों डरते हैं आप इस देश के नौजवानों से? क्यों डरते हैं आप इस देश की बुलंद आवाज से? और उस आवाज को दबाने का हक आपको किसने दिया है? महोदय, ये सदन यहाँ बैठे हुए सांसदों की जागीर नहीं है, ये इस देश की अमानत है। यहाँ बैठे हम सब इस देश की जनता, इस देश के युवाओं, बुजुर्गों, गरीबों, अमीरों और सब धर्मों, सब वर्गों के देशवासियों के सेवक हैं। हम उनके प्रतिनिधि हैं और ये सत्ता हमें उन्होंने ही दी है। इस देश का संविधान हमारी सर आंखों पे, इस देश का लोकतंत्र सर्वोपरि है, इसे ध्वस्त करना पाप है। यह करोड़ों जनता हमसे सिर्फ एक चीज मांगती है, जवाबदेही। इंग्लिश में इसे अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। हमें सत्ता देकर, हमें यहां तक लाकर सिर्फ उसकी ये गुहार है कि जो हम करें उसकी भलाई के लिए करें, और अगर उनके साथ अन्याय हो तो हम उनके प्रति जवाबदेह बने और उन्हें न्याय दिलवाएं। पिछले दिनों हजारों बच्चे सड़क पर उतरे, उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की। गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर अहिंसा और सत्य को अपने दिलों में रखते हुए, गाते, मुस्कुराते हुए शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। लोकतंत्र के सबसे पवित्र सिद्धांत के तहत उन्होंने अपनी आवाज उठाने का अधिकार कायम किया। ये उस भारत के बच्चे हैं जो गांव में रहते हैं, जो महानगरों में रहते हैं, जो छोटे कस्बों में, छोटे शहरों में रहते हैं, जहां माँ अपने गहने बेच देती है, पिता अपनी जमीन गिरवी रख देता है, एक परिवार अपनी पूरी जिंदगी की कमाई बच्चे के सपने पर खर्च देता है। और अब उन्हीं बच्चों को लगने लगा है कि आज इस देश में मेहनत से ज्यादा बेईमानी मायने रखती है, मेरिट से ज्यादा पैसा मायने रखता है। तब सिर्फ एक छात्र नहीं हारता, उम्मीद हारती है। इन परेशान बच्चों ने अपनी उम्मीदें आपसे साझा की। उनकी मांगे क्या थी? कि पेपर लीक करके
उनके साथ जो बार बार अन्याय किया जा रहा है उस पर कार्रवाई की जाए, कि जो सिस्टम उनके भविष्य को कुचल रहा है उसे सुधारा जाए, कि जो माफिया उन्हें घेरे हुए है उसे हटाया जाए, कि जिस मंत्री के कार्यकाल में यह सब हुआ वह इस्तीफा दे, कि उन पर बर्बरता करने वालों पर कार्रवाई की जाए और उसके लिए माफी मांगी जाए। बस यही उनकी मांग थी ना, कि जो शिक्षा और स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार उन्हें संविधान ने दिया है उसे कायम रखा जाए। महोदय, हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ समय से बहुत खामियां भर चुकी हैं। बच्चों पे जो प्रेशर डाला जाता है उसकी वजह से सैकड़ों बच्चों ने आत्महत्या कर डाली है। उससे भी ज्यादा बच्चे डिप्रेशन में डूब रहे हैं। परिवारों पर बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए घूस, कैपिटेशन फीस, ट्यूशन फीस, कोचिंग फीस आदि के घिनौने दबाव हैं। लोन लेने पड़ते हैं, सामान बेचना पड़ता है और उसके बावजूद कोई गारंटी नहीं कि उनके बच्चों के भविष्य मजबूत बन पाएंगे, क्योंकि बेरोजगारी चरम पे है। इस सरकार ने रोजगार पैदा करने वाले सभी सेक्टर्स को लगातार कमजोर किया। एग्जामिनेशन सिस्टम खुद फेल हो गया है। पिछले दशक में 152 पेपर लीक हुए, 750 करोड़ छात्र प्रभावित हुए, मगर एक भी दोषी, एक भी माफिया को सजा नहीं। हमारे एजुकेशन में आरएसएस के प्रचारकों को भर भर कर उसे खोखला बना दिया है। जबरदस्ती एनटीए बनवाकर सिस्टम का केंद्रीकरण करके उसे और भी उलझा दिया। देश के कुल बजट में, हाँ जी जबरदस्ती, आपने अभी अभी सुना तमिलनाडु के हमारे साथी क्या कह रहे थे। देश के कुल बजट में एजुकेशन बजट की हिस्सेदारी हर साल बढ़ाने की बजाय घटती जा रही है। 1.4 लाख करोड़ रुपया का पूरा बजट एजुकेशन बजट है और 1.32 लाख करोड़ सिर्फ नीट देने वाले 22 लाख बच्चों के परिवारों से हर साल खींचा जाता है। एक और शर्मनाक आंकड़ा भी है। 1.4 लाख करोड़ रुपया हमारा पूरा एजुकेशन बजट और 16 लाख करोड़ रुपए जो मौजूदा सरकार ने बड़े उद्योगपतियों के लोन माफ किए हैं। सोचिए कि इस सरकार की प्राथमिकताएं क्या है। सच ये है अध्यक्ष महोदय कि जिस तरह अस्पताल में उस छात्रा की मां का विश्वास पूरे सिस्टम से हट गया है, उसी तरह देश के युवाओं का भरोसा इस पूरे सिस्टम से टूट चुका है। और जब इस तरह देश के भविष्य, हमारे युवा निराश होकर सरकार और सिस्टम से अपना भरोसा हटा देते हैं, तो उस भरोसे को फिर से बनाने के लिए सिस्टम के अंदर से जवाब नहीं ढूंढा जा सकता। उसके दायरे से बाहर निकलना पड़ता है, नए सिरे से ठोस प्रयास करने पड़ते हैं। अफसोस की बात यह है अध्यक्ष महोदय कि इतना हो जाने के बाद भी आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी और उनके साथी इस सच्चाई को समझ नहीं पा रहे हैं। वे अभी भी ये सोच रहे हैं कि पीआर, नैरेटिव चेंज और पालतू मीडिया के सहारे एक बार फिर उनकी नैया पार हो जाएगी। परसों शिक्षा मंत्री जी ने शर्मनाक परिस्थितियों में अपना इस्तीफा दिया।